देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, होप डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आई साइड। कल ऋषिकेश से हम बड़कोट आए और यहाँ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है यमुनोत्री जी का। लेकिन आज सुबह 14 मई को हम निकले थे सुबह 4 बजे और यहाँ पे आप देखिए ट्रैफिक जाम में हम फंसे हैं और यहाँ पे हमें करीबन 4 से 5 घंटे जितना समय हो चुका है। यहाँ से 2-4 मीटर ही हमारी गाड़ी है आगे जा रही है। यहाँ पे इंक्वायरी करते हुए पता चला कि शायद पूरा दिन भी निकल जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा नंबर आए ही ना दर्शन के लिए। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। चारधाम यात्रा में शुरुआती दिनों में इतना ट्रैफिक तो रहता ही है और ऐसे ट्रैफिक में आपको मंदिर पहुंचने में पूरा दिन भी निकल जाएगा। अगर आपको ट्रैफिक में परेशान ना होना हो तो मेरे हिसाब से 15 जून के बाद या फिर सितंबर मंथ सबसे बेस्ट टाइम है चारधाम यात्रा के लिए। तो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, यहाँ वहाँ में टहल रहा था तो हमें कुछ दोस्त मिले यूपी से, तो हम इनका अनुभव जानते हैं। भैया बताइए आप। 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी और ये जो प्रॉब्लम अभी फेस किया जा रहा है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैसे कि मैं अभी यहाँ पिछले 3 दिनों से फंसा पड़ा हूँ। क्या बात, 3 दिनों से? 3 दिनों से फंसा पड़ा हूँ। अरे तो ये हमारी अभी इस 4 धाम में पहली यात्रा है यहाँ पे यमुनोत्री जी के लिए। फिर इसके बाद हम ट्रैक करेंगे गंगोत्री जी के लिए। अच्छा, केदारनाथ बद्रीनाथ। केदारनाथ बद्रीनाथ। तो देखिए ऐसे सब लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन ट्रैफिक बना रहता है। आई होप कि हम सबके दर्शन हो, यमुनोत्री पहुँचे। थैंक यू। बाद में ट्रैफिक ओपन हो गया और हम खुशी आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ते हुए यमुनोत्री से 30 किलोमीटर पहले चेक पोस्ट पे हमें रोका गया, जहां हमारा काफ़ी सारा समय वेटिंग में चला गया। थोड़ा हमने वेट किया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठे हुए ऐसे ही समय बिताया और बाद में शाम के 5 बजे के बाद हमारा नंबर आया और हम आगे बढ़े यमुनोत्री धाम की ओर। तो अभी शाम के 6 बजे और हम जानकी चट्टी पहुँच चुके हैं। करीबन 12 से 13 घंटे का वेटिंग था, तब जाके हमारा नंबर आया और बाद में राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी होते हुए हम जानकी चट्टी 6 बजे पहुंचे। अब यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर हम अभी जाएंगे तो अंधेरा तो पहाड़ों में वैसे भी जल्दी हो जाता है, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा और वैसे भी यहाँ से वापस नहीं जाने दे रहे क्योंकि यहाँ पे क्या है 400-500 गाड़ियों का स्लॉट चलता है। तो वो यहाँ से वापस जाएगी तभी दूसरी गाड़ियों को यहाँ पे आने देंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ गए शाम के टाइम पे, तो हमारे लिए वापस जाना मुश्किल है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे रूम रेंट पे ले लेते हैं, यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं और बाद में कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे ट्रैकिंग करके और मॉर्निंग में आपको वहाँ पे मंदिर दिखाएंगे और जो सराउंडिंग अट्रैक्शन है वो भी दिखाएंगे और हम साथ में दर्शन भी करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे रूम की इंक्वायरी करते हैं और देखते हैं हमें कितने में रूम पड़ता है। ये है नीलकंठ होटल, जहां हमें 2000 रुपीज़ में डबल शेयरिंग में रूम मिल गया। बाद में हम यूं ही इवनिंग में वॉकिंग के लिए निकले और मार्केट में ट्रैफिक जाम को पैदल क्रॉस करते हुए एक ब्रिज पर पहुंचे, जहां से बहते हुए यमुना मैया के दर्शन किए और दूसरे दिन रेडी हो गए यमुनोत्री धाम के लिए। तो अभी सुबह के 4 बजे और हमने यमुनोत्री के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। मॉर्निंग में इतनी जल्दी ट्रैकिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सुबह ठंड में ट्रैकिंग आसान रहती है, क्राउड भी नहीं होता और सुबह दर्शन हो जाए तो पूरा दिन सही रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि 4 धाम में आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, वो यहाँ चेक होगा और मंदिर में दर्शन के लिए आपको टोकन भी मिलेगा। अगर आप चलने में असमर्थ हो तो आप घोड़ा या पिट्ठू भी कर सकते हो। घोड़ा का चार्जेस 2500 रुपये और पिट्ठू का चार्जेस 5 से 6000 रुपीज़ हो सकता है, जो आपके वेट पर भी डिपेंड करता है। तो अभी 6 बजे और हम भैरव मंदिर पहुंचे। यहाँ से करीबन हमें आधे घंटे जितना टाइम लगेगा यमुनोत्री धाम पहुंचने में। तो हमें 3 घंटे जितना समय लगा जानकी चट्टी से यहाँ मंदिर आने में। ट्रैकिंग के लिए एक सजेशन है, लेकिन मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम जल्दी से मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाए उससे पहले। तो चलिए।
तो हमने मंदिर के अंदर अच्छे से दर्शन कर लिए। सिर्फ 5 मिनट में ही हमारा नंबर आ गया। अभी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने पंडित जी से पूछकर थोड़े दूर से वीडियो ले लिया है आपके लिए, आप दर्शन कर सकते हो। वैसे मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है वो यमुना मैया की है, उसके राइट साइड गंगा मैया और लेफ्ट साइड उत्सव मैया की है, जो 6 महीने यहाँ और सर्दी के टाइम में 6 महीने नीचे रहते हैं। और मंदिर के अंदर ही विष्णु कुंड है, जिसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। पास में सूर्य कुंड है, जहाँ पे चावल को पका के प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और उसके थोड़े ही नीचे द्रौपदी कुंड है। और बाद में एक तप्त कुंड आएगा, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। यहाँ पे आप आइएगा, मतलब यमुना नदी का उद्गम स्थान देखना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सच में। तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और बाद में डाउन ट्रैक स्टार्ट करेंगे। यमुनोत्री धाम में रेस्टोरेंट्स, धर्मशाला, डॉर्मेंट्री, मेडिकल, वॉशरूम एक्सेट्रा फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी सुबह के 9:30 बजे और आप देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है। देखो वो है बंदरपूंछ चोटी, वहाँ है यमुना ग्लेशियर और वहाँ से यमुना मैया निकलती है और इसीलिए इस मंदिर को यमुना का उद्गम स्थान भी कहा जाता है। डाउन ट्रैकिंग में शुरुआती समय में हमें ज़्यादा समय लग गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हमें लाइन में चलना पड़ रहा था। अब मैं आपको यहाँ ट्रैकिंग के लिए एक गोल्डन टिप दे देता हूँ। जानकी चट्टी से शुरुआती 4 किलोमीटर आप विदाउट एनी रेस्ट ट्रैक कीजिएगा, क्योंकि लास्ट के 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, जिसमें आपको थकावट भी ज़्यादा होगी और आपको रेस्ट भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अभी हम वापस जानकी चट्टिया पहुँचे हैं। यहाँ से बड़कोट करीबन 45 किलोमीटर है और आप ये देखिए आज भी यहाँ 10 से 12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। ये है बड़कोट में हमारी होटल रिया रेसिडेंसी, जहाँ हमने पहले दिन नाइट स्टे किया था। रूम नीट एंड क्लीन, वॉशरूम भी। यात्रा के दौरान ऐसा रूम मिल जाए तो आप बड़े आराम से आराम कर सकते हो। बाद में हम आगे बढ़े उत्तरकाशी की ओर। रास्ते में भारी बरसात ने हमारा स्वागत किया। रास्ते में हमने एक प्राचीन शिव गुफा के भी दर्शन किए, जिसमें आपको आधे घंटे जितना समय लग सकता है। चारधाम यात्रा के दौरान रास्ते में ऐसे काफ़ी सारी जगहें आएगी जहां आपको जरूर जाना चाहिए। इवनिंग के समय हम पहुंच गए हमारी होटल अनंतम रेसिडेंसी, जहां का रूम बहुत ही बढ़िया था, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन। लेकिन मुझे यहाँ कई बालकनी का जो व्यू था वो सबसे अच्छा लगा। ऐसे नज़ारे हो तो थकावट किसको हो। नेक्स्ट डे 16 मई को हम मॉर्निंग में निकल चुके थे। रास्ते में हमारे उस्ताद जी ने गाड़ी में तेल डलवाया, जहां पेट्रोल प्राइस करीबन 95 रुपीज़ थी। बाद में हम आगे बढ़े, खूबसूरत रास्तों को देखते हुए हम पहुंच गए उत्तरकाशी टाउन में। तो अभी हम उत्तरकाशी टाउन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है मार्केट। यहाँ पे हमारा 20 मिनट का वेटिंग टाइम है, बाद में हमें आगे जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट घूमते हैं और बाद में आगे बढ़ेंगे। तो उत्तरकाशी से थोड़ा ही आगे निकलते हैं। ये यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और बाद में ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आधे घंटे जितना तो समय लग ही जाएगा। तो उत्तरकाशी से करीबन 15-20 किलोमीटर हम आगे आए हैं और यहाँ से गंगोत्री 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा है। करीबन 2 घंटे हो चुके हैं। आज तारीख है 16 मई और अभी सुबह के 10 बजे 2 घंटे से हम यहाँ ही खड़े हैं। बहुत ही ट्रैफिक चल रहा है। यमुनोत्री में भी ट्रैफिक था, गंगोत्री के रास्ते में भी ट्रैफिक है। तो आप चारधाम शुरुआती दिनों में आते हैं तो आपको ट्रैफिक के लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा। तो अभी 11 बजे और फिर से हम ट्रैफिक जाम में फंस गए। मतलब 2-5 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर से ट्रैफिक जाम। ऐसा ही चल रहा है। सुबह के 4 बजे से हम निकले हैं। तो 4 धाम करना है इतना आसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐसे ही आ रही है, लाइन में नहीं लग रही, तो बोला चाली भी हो रही है। यहाँ पे आप देखिए बहुत दिक्कत वाली बात है। अब देखते हैं शाम तक हम गंगोत्री पहुंच पाते भी है या नहीं। फिलहाल आप यहाँ के नज़ारे देखिए। देखो पहाड़ों में आपको हर एक दिशा में व्यूज तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंसे हो तो पानी, चाय नाश्ता या वॉशरूम वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप अपने पास इनफ वाटर रखिए, नाश्ते में कुछ रखिए, मेडिसिन, चॉकलेट्स वगैरह भी रखिए। और जब भी आप ट्रैफिक में ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो खुली हवा में श्वास लेने के लिए बाहर आ जाइए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक और मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम निकल चुके थे। अभी शाम के 5 बजे है। मतलब 12 से 13 घंटा हमें लग गया ट्रैफिक जाम में। अभी भी हरसिल वैली से 20 किलोमीटर इस साइड पे है हम, और यहाँ से गंगोत्री धाम 40 किलोमीटर की दूरी पे। मतलब हमारा ज़्यादातर समय पूरा दिन ट्रैफिक जाम में ही निकल जा रहा है। पता नहीं हम कब जाएंगे गंगोत्री धाम।
हमारी उत्तरकाशी में बुकिंग होती है, फिर भी हमें गंगोत्री धाम में रुकना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन 4 धाम आसान तो है नहीं, थोड़ी बहुत परेशानियां तो होगी। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप शुरुआती दिनों में मत आइए, मतलब 1.5 महीने बाद, मतलब 10 मई से स्टार्ट हुआ है ना, तो 15 जून के बाद आइए। आप अच्छा सा टाइम स्पेंड कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे और अच्छे से दर्शन भी हो पाएंगे। वरना ज़्यादातर आपका समय ट्रैफिक में ही जाने वाला है। और एक बात है कि अगर आप ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपकी अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी है, होटल्स बढ़िया है, फूड बढ़िया है, तो आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। और इसीलिए मैं आपको एक पैकेज सजेस्ट करना चाहूँगा जिस कंपनी का नाम है वे फॉर ट्रैवल्स। उसकी जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। अभी ये खूबसूरत वैली पे हम ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। यहाँ से हर्षिल वैली 20 किलोमीटर है और वहाँ से गंगोत्री धाम 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ से टोटल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो वैली है वो हम साथ में एंजॉय करते हैं, और जब ट्रैफिक खुलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी रात के 8:30 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री के पार्किंग। मतलब 15 घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया हमें उत्तरकाशी से यहाँ आने में। बहुत वेटिंग था, बहुत ट्रैफिक जाम था, क्या बताओ। अब हम यहाँ पे रूम ढूंढेंगे और बाद में कल सुबह जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि आप सबको भी हमारे साथ मंदिर में दर्शन करवाने। तो फिलहाल हम जाते हैं, रूम ढूंढते हैं, डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गंगोत्री धाम। अभी सुबह के 7:30 बजने को है और यहाँ का टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। हम सुबह निकले, मार्केट को क्रॉस करते हुए जो घाट वाला रास्ता है वहाँ से ये जो लाइन दिख रही है वहाँ पे आए, लेकिन हमने देखा कि इस साइड चाय मिल रही, तो हमने सोचा कि पहले चाय पी लेते और बाद में आगे बढ़ते दर्शन के लिए। तो 15 से 20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। वैसे यहाँ कोई भीड़ नहीं है, आप बड़े आराम से दर्शन कर पाओगे। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा। वैसे यहाँ का मंदिर का टाइमिंग सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन दर्शन सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखिए बहुत ही उत्साह है यहाँ पे, हमारे दर्शन अच्छे से हो चुके हैं। तो हम अभी जो सराउंडिंग प्लेसेस है ना, जो घाट है, फिर कुछ और जगह है, वहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो ये वही पत्थर है जहाँ भगीरथी ऋषि ने तपश्चर्या की थी। तो ऋषि भगीरथी ने तपस्या करके माँ गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए, और जो गंगा मैया बहते हैं उन्हें भगीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम होने के बाद वहाँ गंगा मैया बहते हैं। यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ से गौमुख करीबन 20 किलोमीटर और तपोवन करीबन 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जिसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिसमें करीबन 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। हमारे पास इतना समय है नहीं अभी, आपको तो पता है कितना ट्रैफिक होता है, तो हमें यहाँ से जल्दी से वापस लौटना पड़ेगा। तो वापस जाते हुए हम एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे पार्किंग, वहाँ से हम हमारी कैब थ्रू आगे बढ़ेंगे। आज हमें जाना है गुप्तकाशी, तो चलिए हमारे साथ। देखो यहाँ पे ऊपर ये जो होटल दिख रही है कृष्ण पैलेस,
वहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ हमें 2000 रुपीज में डबल शेयरिंग में रूम मिल गया था जो अच्छा था और अटैच वॉशरूम भी था। गंगोत्री धाम में काफी सारी होटल्स, धर्मशाला, रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी अच्छे से कर सकते हो। तो मंदिर से बाय वॉक हम पार्किंग आ चुके हैं। हमें सिर्फ 10 मिनट जितना समय लगा। 500 मीटर की दूरी है। अगर आप चलने में असमर्थ हो तो यहाँ पे व्हील चेयर की फैसिलिटी है जो आपको स्क्रीन पर जिसकी प्राइस दिख रही होगी। अभी हम पार्किंग में आ चुके हैं। यहाँ से हमारी कैब थ्रू हम आगे बढ़ेंगे गुप्तकाशी की ओर। अगर आपको गंगोत्री धाम में रुकना होना तो GMVN अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप डॉम आपको 560 रुपये में और पूरा रूम 1200 रुपये में मिल जाएगा। मंदिर के आसपास काफ़ी सारे छोटे बड़े होटल भी है जहाँ पे आपको 1000 रुपये में बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा और जैसे जैसे आपका बजट वैसे वैसे आपकी होटल होगी। तो यहाँ से हम निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे गुप्तकाशी की ओर। आई होप कि आज हमें ट्रैफिक ना मिले। तो गंगोत्री से आगे बढ़ते हुए करीबन 20-25 किलोमीटर बाद हर्सिल वैली आए। बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे आपका दिल लग जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल, कैफे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और यहाँ गंगा मैया भी बह रहे। ये जो ब्रिज है ये पुराना वाला ब्रिज है और वो नया वाला ब्रिज है। मैं चाह रहा था कि यहाँ से ड्रोन फ्लाई करूँ लेकिन पास में आर्मी कैंप है और मैं जिम्मेदार पायलट होने की वजह से यहाँ पे ड्रोन नहीं फ्लाई करने वाला। अगर आगे कोई जगह मिलती है तो हम फ्लाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं कैमरे से आपको यहाँ के बहुत ही अमेजिंग और प्यारे नज़ारे दिखा देता हूँ। गंगोत्री धाम जाते समय काफी सारे लोग हर्सिल वैली में नाइट स्टे करते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ अपना अच्छा समय बिताने के लिए हर्सिल वैली आते हैं। आने के समय हमें 15 से 16 घंटे का ट्रैफिक मिला था लेकिन वापस जाते समय हमें ट्रैफिक की इतनी दिक्कत नहीं हुई। रास्ते में कुछ अट्रैक्शन है जैसे कि ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल जिसका नाम है खेदी वाटरफॉल जो भगीरथी नदी पे बने हुए मनेरी भाली बांध के पास में है। मैं आप सबको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आपके रास्ते में आ रहे हर एक जगह आप जरूर विजिट कीजिएगा। बाद में हम आगे बढ़े ढलते हुए सूरज को देखते हुए आज के दिन को समाप्त करते हुए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम एन अमेजिंग प्लेस। गंगोत्री से गुप्तकाशी का डिस्टेंस करीबन 300 किलोमीटर जिसमें 12 से 13 घंटे का समय लग जाता है गूगल के हिसाब से और उत्तरकाशी से गुप्तकाशी का डिस्टेंस करीबन 200 किलोमीटर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ये पहाड़ी वाला रास्ता है। हम निकले थे सुबह 10 बजे और ये जो जगह है इस जगह को कहते हैं बनियानी। तो यहाँ पे हम रात को 9 बजे पहुँचे थे। अगर हम गुप्तकाशी जाते तो सुबह के 4-5 बज जाते तो हमने सोचा यहीं रुक जाते। तो यहाँ पे हम रात को रुक गए। काफ़ी अच्छा रूम था, सर्विस अच्छी है, फूड भी काफ़ी अच्छा है और व्यूज़ तो आप देखिए। तो हम ड्रोन फ्लाई करते हैं। हम जब तक ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक आप यहाँ के एरियल व्यूज़ देखिए और बाद में हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के डेस्टिनेशन की ओर। देखो ज़्यादातर लोग गंगोत्री से जाते हैं गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से केदारनाथ, लेकिन हम पहले ही दिन केदारनाथ चले गए थे मतलब 10 मई को क्योंकि हमें जब कपाट खुलने वाले थे तभी जाना था। और इसकी पूरी क्रेडिट जाती है वे फॉर ट्रैवल्स को। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा कस्टमाइज़ करके दिया ये पैकेज। अगर आप भी अपना पैकेज कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जो 4 धाम की सीक्वेंस होती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो अब आपको केदारनाथ धाम देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको गुप्तकाशी, सीतापुर या फिर सोनप्रयाग में एक नाइट स्पेंड जरूर करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग ही यात्रा शुरू कर सको। ये है सोनप्रयाग का पार्किंग जो फुल हो चुका है। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से आना चाहते हो तो 500 रुपीज में आप सोनप्रयाग आ सकते हो या फिर हरिद्वार से 2 व्हीलर रेंट भी ले सकते हो। सोनप्रयाग में पार्किंग के चार्ज आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना पड़ेगा जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, जिसके लिए शेयरिंग टैक्सी चलती है जिसमें 50 रुपए पर पर्सन जितना चार्ज लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक
पंच केदार में से एक और देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है। गौरी कुंड से आपकी ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ सबसे पहले गौरी मंदिर में आप दर्शन कीजिए, बाद में तप्त कुंड में आप स्नान करने के बाद ट्रैकिंग की शुरुआत कीजिए। देखो वैसे तो ये टोटल 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 22 किलोमीटर जितनी ट्रैकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको ट्रैकिंग के लिए सजेशन दूं तो आप छोटे से छोटे कदम से धीरे धीरे चलते रहिए, बैठे हुए रेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, चॉकलेट्स कुकी वगैरह अपने पास रखें, कम से कम सामान के साथ ट्रैकिंग करें, जरूरी हर एक मेडिसिन भी अपने पास रखें। आपके साथ चल रहे हर एक यात्री को सपोर्ट कीजिए और महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चलने में असमर्थ हो तो घोड़ा कर सकते हो, जिसका वन साइड चार्ज 3500 रुपीज़ जितना होता है, और पिट्ठू का चार्ज 5 से 6 हज़ार वन साइड का हो सकता है, जो आपके वेट पर भी डिपेंड करता है। रास्ते में आ रहे खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करना ना भूलें। ये है रामबारा, यहाँ 2 ब्रिज है और मंदाकिनी नदी बहती है। यहाँ से कठिन चढ़ाई स्टार्ट होती है और इसीलिए आपको यहाँ तक मतलब गौरी कुंड से 7 किलोमीटर तक आपको मिनिमम रेस्ट लेना है। अभी आप देखिए यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है। सच में पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रैकिंग रूट में जगह जगह पर रेन शेल्टर बनाए हुए हैं, मतलब आपको रेनकोट एंड स्वेटर दोनों की जरूरत होगी। रास्ते में कुछ भंडारे भी चलते हैं जहाँ प्रसाद भी ले सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में काफी सारे शॉर्टकट आएंगे, जिसकी मदद से आप महादेव तक जाने वाला रास्ता छोटा कर पाओगे। देखो वो है मेन रास्ता और ये है शॉर्टकट जहाँ से हम आए। तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में ही है। केदारनाथ घाटी का मजा लेते हुए आप आगे बढ़ते रहे और लाइफ टाइम मेमोरीज बनाते रहे। बड़ी लिंचोली जहां से केदारनाथ करीबन 4 किलोमीटर रह जाता है, वहां रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और शाम का केदारनाथ पहाड़ों का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलता है। दूसरे दिन मॉर्निंग में सबसे पहले हम पहुंच गए बाबा के दर्शन करने। केदारनाथ मंदिर के परिसर में ये जो होम है, वहाँ पास में दर्शन के लिए लाइन लगती है, जो मॉर्निंग में 5 से 6 घंटे की लाइन होती है। तो मेरे हिसाब से दर्शन करने का बेस्ट टाइम है संध्या आरती के समय। आप पहले मंदिर में दर्शन कर लीजिए और बाद में आरती में शामिल हो जाए। देखो मंदिर के पीछे आपको ये शिला दिख रही है। 2013 में जब प्रलय हुआ था ना, मतलब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो पानी के साथ साथ मलबा, पत्थर, माटी बहुत कुछ बहते हुए आ रहा था। तो ये जो शिला है ना, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली मंदिर के पीछे आके रुक गई, जिसकी वजह से पानी 2 हिस्सों में बट गया और इसीलिए हमारे महादेव जी का मंदिर सही सलामत है। तो चलिए साथ में इस भीमशिला के दर्शन करते हैं। महादेव जी के मंदिर के पीछे है भीमशिला और भीमशिला के पीछे है आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। वैसे मैं आपको बता दूं कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये जो मंदिर है महादेव जी का केदारनाथ, उनकी स्थापना की थी। तो हम वहाँ जाते हैं और दर्शन करते हैं। देखो मंदिर के परिसर में अगर आपको रहना हो ना, तो ऐसे टेंट अपने खुद को लेके आने पड़ेगा और यहाँ पे ऐसे टेंट लगा के इस मंदिर के पीछे आप जितने दिन चाहो उतने दिन
फ्री में रह सकते हो। मंदिर के पास में एक रास्ता आपको ले जाएगा श्री भैरव मंदिर, जो करीबन 15 मिनट का ट्रैक है। और यहाँ भैरवनाथ बाबा के दर्शन के साथ साथ आप पूरे केदारनाथ घाटी का मनमोहक नज़ारा भी देख सकते हो। मेरे हिसाब से आप सबको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। वापस जाते समय ब्रिज के पास में एक भंडारा चल रहा था, जहाँ मैंने प्रसाद लिया। अगर आपको मंदिर में पूजा करनी हो तो उसका चार्जेस आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अब थोड़ी देर के लिए हम केदारनाथ संध्या आरती में लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हमने डाउन ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको उसके चार्जेस दिख रहे होंगे। हेलीकॉप्टर की बुकिंग की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। ट्रैकिंग के दौरान आपको घोड़े वालों से परेशानी हो सकती है, इसीलिए खुद का ख्याल रखते हुए ट्रैक करें। केदारनाथ धाम में आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। बाद में हम आगे बढ़े और पहुंच गए मिनी स्विट्जरलैंड चोपता। तो अभी शाम के 7 बजे और हम पहुंच चुके चोपता इको रिसोर्ट। और ये जो जगह है ना, वो इतनी प्यारी, ऑथेंटिक और विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस देने वाली है। मतलब जो रोड है वहाँ से आपको करीबन 700 मीटर पैदल ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में आप विलेज लाइफस्टाइल एक्सप्लोर कर पाओगे। वहाँ के घर कैसे होते, वहाँ लोग कैसे रहते, कैसे काम करते, वो सब देख पाओगे। और एक बार आप यहाँ पे पहुँच गए ना भाई साहब, मतलब इतनी प्योर और इतनी सही जगह है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी अंधेरा होने को, इसलिए मैं आपको मॉर्निंग में यहाँ की टूर दे दूँगा। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता। अभी सुबह के 8 बजे और यहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ, और अभी हम रेडी हो चुके हैं। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तब तक आप इस प्रॉपर्टी के एरियल व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ड्रोन व्यूज़ अच्छे लगे होंगे। अभी हम पहुंच चुके तुंगनाथ मंदिर का जो ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे। यहाँ जो मेरे पीछे जो गेट देख रहे हो, वहां से टेंपल के लिए ट्रैकिंग होती है, और जिसमें हमें करीबन 2 से 3 घंटे जितना समय लगेगा। तो चलिए हमारे साथ इस ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से तृतीय केदार है, जहां महादेव की भुजा की पूजा होती है। और ये ट्रैकिंग करीबन 4 किलोमीटर जितना है, जिसमें आपको 2 से 2.5 घंटे जितना समय लग सकता है। अगर आप घोड़ा करना चाहते हो तो 1300 रुपीज़ में आप वो कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ट्रैकिंग के दौरान आपको इतने प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देखिए, ज़्यादा उम्र वाले यात्री भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। वैसे इस जगह की कहानी पांडवों के साथ जुड़ी हुई है, जो मैं तुंगनाथ का अलग वीडियो बनाने वाला हूं। उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं इस वीडियो में वो इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मंदिर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां दर्शन के लिए लंबी लाइन है, तो पास में जो मेडो है वहां चले गए और समय का सदुपयोग करते हुए कुछ एरियल व्यूज को भी कैप्चर कर लिया। तो भाई साहब अभी दोपहर के 2 बजने को हैं और यहाँ पे धीरे धीरे बारिश शुरू हो चुकी। बादल गरज रहे, बरसने भी वाले जोरदार। अभी हमें जाना है चंद्रशिला। थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्या करें क्या ना करें, जाना तो है। लेट्स सी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई शेल्टर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा अगर बारिश हो गई तो। और 1.5 किलोमीटर का करीबन रास्ता है, जिसमें 1 घंटे जितना समय लगने वाला, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। तो लेट्स सी, जो होगा सो होगा। लेट्स गो।
चंद्रशिला जिसे मून रॉक भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद यहाँ आकर तपश्चर्या की थी ताकि वो ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा सके। ये जगह जितनी अलौकिक है ना उतनी ही प्यारी है। यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू जो देखने को मिलेगा वो आपका दिल जीत लेगा। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए इस अमेजिंग और प्यारे नज़ारे को एंजॉय करते हैं। वापस तुंगनाथ मंदिर आके देखा तो लाइन बहुत कम थी, तो हमने दर्शन करके मंदिर के परिसर में काफ़ी अच्छा समय बिताया। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं मंदिर आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। बाद में इवनिंग के समय हमने डाउन ट्रैक स्टार्ट कर दिया और सिर्फ 1 घंटे में नीचे पहुँच गए। नेक्स्ट डे हम आगे बढ़े 4 धाम में से आखिरी धाम बद्रीनाथ धाम की ओर। इस रास्ते पे ट्रैफिक तो नहीं मिला लेकिन पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे जरूर मिले। बद्रीनाथ पहुंचकर हमने होटल में चेक इन किया जहां रूम 1 नंबर था, वॉशरूम नीट एंड क्लीन एंड बालकनी से नज़ारे वाह वाह क्या कहना। बाद में इवनिंग के समय हम बद्रीनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़े। मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। तो आज तारीख है 20 मई और चोपटा से हम निकले थे सुबह 8 बजे और हमने सोचा था कि रास्ते में हमें ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन होपफुली ऊपर वाले की मेहरबानी कि हमें ट्रैफिक कहीं पे भी नहीं मिला। 1-2 जगह पे 5-10 मिनट का हमें रुकना पड़ा, लेकिन वो तो चलता है इतना क्योंकि हम 15 घंटे रुके थे। उसके सामने 15 मिनट रुकना तो कुछ था ही नहीं। और 8 बजे निकले थे, यहाँ पे 4:30 बजे पहुँच चुके थे। हमने होटल में चेक इन किया, फ्रेश हो गए और मार्केट को क्रॉस करते हुए मंदिर की ओर आए। दूर से मंदिर देखा तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन मंदिर के पास में हमने देखा तो लंबी लाइन लगी थी। हमने पास जाके देखा तो करीबन 4 से 5 घंटे की लाइन हो चुकी थी। अभी शाम के 6 बजे हैं और यहाँ का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो सराउंडिंग माउंटेन्स है, इसका जो प्यारा नज़ारा है ना भाई साहब, वो 1 नंबर है। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और मंदिर कितना प्यारा है आप देखिए। मैं आपको अभी बाहर से दिखा देता हूँ। काफ़ी क्राउड है और लंबी लाइन लगी है। तो हमने इंक्वायरी की, वहाँ पे जो पुलिस वाले थे ना उनसे इंक्वायरी की, तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करना कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आ जाना, क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे मंदिर ओपन हो जाता है, तो तब लाइन भी कम होगी, अच्छे से दर्शन भी होंगे। अभी हम लाइन में खड़े रहेंगे, मंदिर तो 10 बजे बंद हो जाएगा, दर्शन भी अच्छे से नहीं होगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 4 बजे जब मंदिर ओपन होगा दर्शन कर लेंगे। तो अभी मैं आपको मंदिर बाहर से दिखा देता हूँ और जो सराउंडिंग प्लेसेस है वो भी दिखा देता हूँ, और फिर से हम कल अर्ली मॉर्निंग आने वाले हैं। जय बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम से आप सभी को सुप्रभात। अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे हम उठ गए थे, 4 बजे मंदिर जाना था और तब देखा तो टेम्परेचर -2 डिग्री था। हम मंदिर जाके देखते तो 3 से 4 घंटे की लाइन लगी थी, लेकिन क्या करें, दर्शन तो करने ही थे, तो हम लाइन में लग गए। और लाइन में बहुत सारे लोग ऐसे घूस मार रहे थे, लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो हम तो लाइन में लगे, दर्शन तो होने ही वाले हैं। करीबन 3.5 घंटे बाद 10 मिनट जितना ही समय बचा था, मंदिर के कपाट तक हम पहुंचे और कपाट बंद हो गए भोग चढ़ाने के लिए। बाद में 10 मिनट बाद मंदिर ओपन हुआ, हमने दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा हमें। एक अलग ही एनर्जी है वहाँ पे। आप अंदर मंदिर के अंदर जाओगे ना तो सच में यू विल फील डिफरेंट। और बाद में हम बाहर आए और अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर से तो दिखा नहीं पाऊँगा, तो मैं मंदिर आपको बाहर से दिखा देता हूँ। और उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो गढ़वाल हिमालयन रेंज है, वहाँ पे यहाँ पे नर नारायण 2 पहाड़ है, उसमें नारायण पर्वत पर है बद्रीनाथ भगवान का मंदिर, जो विष्णु भगवान के एक अवतार माने जाते हैं। और यह धाम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को भी समर्पित। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले बौद्ध मंदिर था। और यहाँ पे बहती अलकनंदा रिवर, जो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के साथ संगम होने के बाद गंगा मैया बहते हैं। तो हमारे दर्शन तो हो चुके हैं, तो मैं आपको बाहर से ये जो मंदिर है और सराउंडिंग प्लेसेस है वो दिखा देता हूँ।
ये है बद्रीनाथ बस टर्मिनल, जहां आप हरिद्वार ऋषिकेश से आसानी से आ जा सकते हो। बद्रीनाथ धाम में रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, जो कंप्लीट होने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। ये है कुछ प्लेसेस जो आप बद्रीनाथ से एक्सप्लोर कर सकते हो। और हम भी आगे बढ़ रहे हैं इंडियाज फर्स्ट विलेज माना की ओर, जहां रास्ते में बर्फ की दीवारें जमी हुई थी और टूरिस्ट फुल एंजॉय भी कर रहे थे। थोड़ा बहुत ट्रैफिक यहाँ पर भी था, तो हम पैदल आगे बढ़े माना विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बद्रीनाथ धाम में हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन भी कर लिए, वहाँ काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया और बाद में निकलते हुए हम थोड़ा आगे आए। इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर जो पहला गांव है, जिसे इंडिया फर्स्ट विलेज कहते हैं, उसका नाम है माना। यहाँ पे आप गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती धाम और भी कुछ अट्रैक्शन है, वो आप विजिट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऋषि व्यास जी ने यहाँ बैठ के, गुफा में बैठ के महाभारत लिखी थी और गणेश जी ने उनका साथ दिया था। गुफा के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो चलिए हम साथ में माना विलेज विजिट करते हैं और गुफा भी देखेंगे। बाद में हम बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग आए। होटल गोविंद में हमने नाइट स्टे किया, जहां से पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। नेक्स्ट डे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे बढ़े हरिद्वार की ओर और रास्ते में कुछ देर के लिए देवप्रयाग विजिट किया और शाम होते होते हम पहुंच गए हरिद्वार में होटल ग्रांड शिवा, जहां अच्छे से रूम में रेस्ट किया, डिनर किया और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंच गए दिल्ली। देखो, चार धाम यात्रा इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाने में हमारी मदद की है वे फॉर ट्रैवल्स ने। और ये है ओनर वे फॉर ट्रैवल्स के रवि भाई, जिनकी मदद से मतलब आप कैब सर्विस गिन लो, होटल या फूड गिन लो या इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने चार धाम के दौरान ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा कि जिनकी यात्रा संपन्न नहीं हुई। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर तक ही नहीं जा पाए, कुछ लोगों की होटल बुकिंग थी फिर भी वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और एक बात भी है कि चार धाम में सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं। चार धाम एक इमोशन है और इस इमोशन को फुलफिल करने के लिए आपको ट्रस्टेबल एंड रिलायबल कंपनी चाहिए, और वो मेरे हिसाब से वो है वे फॉर ट्रैवल्स। थैंक यू। तो रवि भाई से हम जानते हैं। रवि भाई, चार धाम यात्रा के पैकेज के बारे में हमें बताइए। पहले आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। चार धाम एक्सपेंसिव होने का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ ना आपकी पेट्रोल यानी कि इसके किलोमीटर के हिसाब से नहीं जाती है। अगर आप चार धाम का कंप्लीट पैकेज कर रहे हो तो आपको 10 से 12 दिन चाहिए, लेकिन प्राइस जो कैलकुलेट होता है कैब का वो लगभग 14 से 15 दिन का होता है। बफर लेके चलना पड़ता है और चलना हम हमेशा हर एक ड्राइवर ट्रांसपोर्ट एजेंसी कंपनी बफर लेके चलती है ताकि वो अपने कस्टमर से मिड में खड़ा ना कर दे, सर गाड़ी 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, पैसे चाहिए, नहीं तो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। अगर जिसने वो पैसे आपसे नहीं लिए हैं तो वो यही करेगा या मिड में आपको ब्लैकमेल करेगा। लेकिन एक्यूरेट जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ पे 13-14 घंटों का जाम था, आपने देखा ना? यस। तो जब इतना जाम है तो आपका भी एक होटल का स्टे मिस हुआ। हमने दूसरी जगह अरेंज कराया जेब से पैसे लेके, लेकिन करा के दिया बिकॉज हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो हम आपको बता के चल रहे हैं कि गाड़ी अगर आपका 12 दिन में ट्रैवल खत्म हो रहा है तो वो 13 दिन के पैसे लग रहे हैं और लगना मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर छोटी मोटी लैंडस्लाइड हो जाए या बारिश तेज हो रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा रश में फंस गए, गाड़ी निकल नहीं पाएगी, तो फिर आप आओगे कैसे? तो अगर आपका चार धाम का है तो कम से कम 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा लेके चले। मतलब आने की फ़्लाइट आप टाइम की बुक करें, लेकिन जाने की 4 दिन के बाद की ही करें, चाहे वो 4 दिन में आप दिल्ली देहरादून कुछ और घूम लो। लेकिन एक्यूरेट डे टू डे का ट्रिप प्लीज़ अपनी फ़्लाइट या ट्रेन बुक मत करिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। अच्छी सर्विस लेने के लिए यही करना चाहिए। आप केदारनाथ जी सेपरेट करते हैं, कम से कम 5 दिन आपके पास होने ही चाहिए। चार धाम के लिए आपके पास कम से कम 14 से 15 दिन लेके आओ, भले ही 12 दिन में कंप्लीट हो जाए। बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी करते हैं, आपके पास 7 से 8 दिन होने चाहिए। गंगोत्री यमुनोत्री अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपके पास 5 दिन होने चाहिए। यस। अगर आप चाहते हैं, प्राइस भी मैं आपको एक टेंटेटिव प्राइस देता हूँ। प्राइस स्टेबल नहीं रहेगा, क्राउड के हिसाब से जब होटल वाले प्राइस बढ़ा देंगे और गाड़ी वाले प्राइस बढ़ा देंगे तो प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन मैं टेंटेटिव प्राइस एक सिस्टम में देख के आपको बता देता हूँ। अगर आप 11 नाइट 12 डेज का 2 लोग हैं सिर्फ, क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा लोग होते हैं प्राइस ना उतना थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अगर 2 लोग आप आ रहे हो तो कितना भी कम क्यों ना कर ले, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। टेंटेटिव 46,000 रुपीज़ मेरे हिसाब से डबल शेयरिंग पे पर पर्सन का प्राइस है। चार धाम का पूरा पैकेज आप कर रहे हो, 12 दिन की गाड़ी भी है इसमें, टोल टैक्स एंड ऑल। लेकिन 2 की जगह जब आप 4 लोग हो जाते हैं तो वो प्राइस आपका
37,500 हो गया। देखो कितना डिफरेंस आया, क्यों? क्योंकि गाड़ी में 2 लोग बैठो या 4 चार लोग लोग बैठो, बैठो, सेम प्राइस same है ना, रहेगा। थोड़ा बहुत फर्क आएगा पेट्रोल में बस खाली, ये रीजन। अगर आप 6 लोग होते हो तो 35,000, क्योंकि फिर आपकी गाड़ी चेंज हो गई, अर्टिगा या इनोवा या सिमिलर एसयूवी गाड़ी आपके पास लगेगी। तो देखो प्राइस, जब आप 2 लोगों तो ज़्यादा है, 4 लोगों 6 लोगों में कम हो गया, 8 लोग 10 लोगों तो और कम हो जाएगा, और फिर कम हो टेम्पो ट्रैवलर देंगे आपके। गुजरात से 113 लोगों की बुकिंग आई है मेरे पास। क्या बात है। 113 लोग मायने रखते हैं, ठीक है। तो आप ही लोगों को देख के आया कि हाँ 113 लोग हैं, किस पे भरोसा करें? आपको भरोसा करके वो मेरे पास आ गए हैं। एग्जैक्टली। अब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यस। बिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं, लेकिन रिसेंटली सिर्फ दोनों ही बंद है। जून से पहले आने की प्लानिंग मत करिए, जून 5 तारीख के बाद ही आप आना, मेरा सजेशन है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करके आए, नहीं होता तो फिर आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा और उसमें आपको खुद जाना पड़ेगा। Yes. कोई बोलता है ना मैं करा दूंगा आपसे, तो फ्रॉड कर रहा है। आप पर्सनली गए थे ना, Yes. आपने खुद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑफलाइन में। अगर ड्राइवर बोलेगा ना सर मैं मैनेज कर लूंगा, नहीं सर वो मैनेज नहीं कर पाएगा, आपके सामने हाथ खड़े कर देगा। तो ये कुछ फैक्ट है जिन पे आप ध्यान रखें पूरे 4 धाम करने के लिए। बहुत पैसा लगता है आप लोगों का, हम भी चाहते हैं वो सही जगह पे लगे, सही टाइम पे लगे। कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछिए मुझसे। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर वे फॉर ट्रैवल्स की जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट वन टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। और अगर आपको पैकेज बुक करना है तो इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 4 धाम यात्रा एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, और इमोशन के साथ खिलवाड़ तो होता है। देखो इसमें कोई बेमत वाली बात नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेड है आप वे फॉर ट्रैवल्स को एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच ए नाइस पैकेज, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतनी कम एज में 4 धाम यात्रा कंप्लीट कर ली आपके पैकेज थ्रू। और मैं प्लान करूंगा कि मेरी जो भी नेक्स्ट ट्रिप हो वो आपके साथ ही हो। तो चलिए दोस्तों, आप मिलते चलिएगा हैं। मेरे साथ केरला और अंडमान। हाँ, तो मैं केरला भी आपके साथ ही करने वाला हूँ, और भी मेरे कुछ ट्रैवल प्लान है, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। वो सारे वीडियोस आपको तुरंत ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video, and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.